नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। कश्मीर की वादियां एक बार फिर दहशतगर्दों की गोलियों से थर्रा उठी है। आतंकियों ने अनंतनाग जिले के पहलगांव में खुलेआम नरसंहार किया है। जिन वादियों में देश भर से सैलानी घूमने पहुंचे थे, उसी वादी में दहशतगर्दों ने सैलानियों से पहले धर्म पूछा, फिर गोली मार दी। आतंकियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। किसी पत्नी की आंखों के सामने उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी, तो किसी की आंखों के सामने उसके परिजन को मार डाला। दहशतगर्दों ने एक दो नहीं बल्कि 27 सैलानियों को चुन चुन कर मारा है। पहलगांव में दहशतगर्दी की ऐसा खौफनाक खेल खेला गया कि सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। चश्मदीदों ने जो देखा, उन पर जो गुजरी, उनकी आप बीती कलेजा चीर देने वाली है। बावजूद इसके सियासत बेशर्म है। कोई इस शर्मनाक घटना को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहा है, तो कोई मोदी विरोध में 56 इंच की छाती चिल्ला रहा है। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है। हमारा सवाल है कि उरी हमले के बाद 10 दिन में और पुलवामा अटैक के बाद 12 दिन में बदला लेने वाली मोदी सरकार पहलगांव हमले का बदला कितने दिनों में लेगी। हालांकि बदले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में विशेष बैठक की है। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने सीडीएस और तीनों सेनाध्यक्षों के संग बैठक की। हालांकि कल प्रधानमंत्री मोदी की बिहार के मधुबनी में रैली है, तो क्या मधुबनी से मिलेगा पाकिस्तान को मोदी का जवाब? पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। 24 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी मधुबनी की धरती पर कदम रखेंगे। पीएम मोदी पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहलगांव में आतंकी हमले को लेकर स्वागत समारोह नहीं होगा। माना जा रहा है कि इस दौरे में पीएम मोदी मिथिलांचल के लोगों के लिए कई सौगातों की घोषणा कर सकते हैं। कल निर्धारित समय पर प्रधानमंत्री जी आएंगे और पंचायती राज दिवस की सभा में को संबोधित करेंगे कि जो सभा स्थल है वहां कोई प्रधानमंत्री जी का स्वागत नहीं होगा। इस दुख की घड़ी में हम सब लोगों के साथ प्रधानमंत्री जी भी उन परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री जी का कल मधुबनी में झंझारपुर के विदेश्वर स्थान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है कि बहुत ही साधारण और पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम होगा। किसी तरह का अब जो है स्वागत और खुले जीप का कार्यक्रम नहीं होगा। पीएम मोदी मधुबनी में रैली को भी संबोधित करेंगे। एनडीए नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। जितना लोगों में उत्साह मैं देख रहा हूं, प्रधानमंत्री जी और जो आ रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरह लोग उमड़ करके, कोई साधन नहीं भी है तो लोग खुद भी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल बोल रहे हैं चल के हम प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए। बहुत जबरदस्त रिस्पांस मैं देखा हूं। शायद पीएम मोदी मधुबनी की धरती से पहलगांव में आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को करारा जवाब भी दे सकते हैं। पड़ोसी देश इस तरह के कायरतापूर्ण कार्रवाई करके देश में दहशत फैलाने का प्रयास करती है, लेकिन हम सबों को पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन सारी घटनाओं से कैसे निपटा जाए उसमें वो सशक्त हैं और मजबूत है, और समय आने पर वो इससे निपटेंगे। पहलगांव में आतंकी हमले और प्रधानमंत्री के मधुबनी दौरे को लेकर बिहार में अलर्ट जारी है। पाकिस्तान को चेतावनी भी यहां से दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, वो तैयारियों की तस्वीर यह बता रही है कि कल मधुबनी में एक बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। साथ ही साथ बिहार को कई तोहफे भी देंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया और बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन और कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल
कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी आपसे, आतंकियों की कायराना हरकत पर रॉबर्ट वाड्रा का यह कैसा बयान है कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, इससे मुसलमान असहज महसूस कर रहा है और उसी के चलते पहचान पूछकर आतंकवादी हत्याएं कर रहे हैं? देखिए संतोष जी, क्या है कि जो कुछ भी वहां पर हुआ पहलगांव में, तो कांग्रेस पार्टी वो जो लोग उस घटना में मारे गए उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है। और बेहद अफसोसजनक बात यह है कि जिस प्रकार से कायराना हरकत आतंकियों ने किया है, तो हम तो अपेक्षा रखेंगे कि हम इस मसले पर, खासतौर से आतंकवाद के मसले पर, आतंकवाद को निपटाने के मसले पर सरकार के साथ है और सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो फिर रॉबर्ट वाड्रा जो बयान दे रहे हैं और इरफान अंसारी झारखंड में बैठकर जो बयान दे रहे हैं, उनके क्या मायने निकाले? सर सुन लीजिए ना, मैं जो कह रहा हूं, प्रधानमंत्री के शब्दों के खंडहर से ये देश जो है वो कितना न्याय इस देश की जनता को मिल सकता है, बात तो उस पर होनी चाहिए। जवाबदेही तो तय ये वहां होना चाहिए और डिबेट का विषय तो वो होना चाहिए संतोष जी कि जिस होम मिनिस्टर ने, इस देश के गृह मंत्री ने 370 हटाने के बाद कहा था कि जम्मू कश्मीर में अब किसी प्रकार की अप्रिय वारदात नहीं होगी, ये 370 के हटने के बाद जो है इस प्रकार का बयान उनका आया था। जरा समझिए ना कि जहां सैलानी जम्मू कश्मीर में जाते हैं, मुश्किल से 5-6 जगह है, गुलमर्ग है, पहलगांव है, श्रीनगर है, अमरनाथ है, वैष्णो देवी, ऐसे ही 5-6 जगह हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर तनिक भी सुरक्षा व्यवस्था वहां पे होती तो क्या आतंकी इस प्रकार की घटना को अंजाम दे पाते? शायद भारत सरकार इस बात पे विफल है और आप भी उस डिबेट को किसी दूसरे रूप में मोड़ रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आप कुछ भी बयान देंगे, आपके नेता कुछ भी बयान देंगे, उसको हम सुन ले, सहन कर ले, उस पर सवाल न पूछे। सुन लीजिए सर सुन लीजिए, डिफेंस एक्सपर्ट से मेरी बात आज हो रही थी। उन्होंने कहा कि 1,80,00,000 की वैकेंसी आर्मी में है, बिल्कुल खाली पड़ी है, हैंड्स नहीं है, फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कैसे हो, कोरोना काल से कोई बहाली नहीं हुई और इस ब्यूरोक्रेसी के राय पे, उनकी राय शुमारी पे ये अग्निवीर नामक योजना इंट्रोड्यूस कर दिया और उसके कारण सारा सिस्टम जो है वो आर्मी का तीतर बीतर हो गया। इस पर कभी कोई सवाल खड़े नहीं किए गए। आपने सवाल पूछा इस पर? देश की किसी भी रॉबर्ट वाड्रा ने ये लाइनें कोट की। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या बोला? रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसीलिए आतंकवादी इस तरह की घटनाएं और धर्म पूछकर हत्याएं कर रहे हैं। मैं बहुत ही संतोष जी, मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं कि जो विषय आज का है उस विषय पे डिबेट होना चाहिए। आज संवेदना का विषय है और सरकार कार्रवाई करे, सरकार जो है उसके साथ पूरा विपक्ष खड़ा है इस मसले पर। किसी भी स्थिति में आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हम इसकी मांग करते हैं और हम इस मसले पर सरकार के साथ। और ये भी बता दीजिएगा कि उसके बाद सबूत नहीं मांगेंगे भाई, जिम्मेदारियों का निर्धारण ये भी कह दीजिएगा आप टेलीविजन पर बैठकर उसके बाद सबूत नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमने उरी भी देखा है, हमने पुलवामा भी देखा है, उसके बाद सबूत भी मांगे गए थे। सर सुन लीजिए, यहां इस देश में इस शासन काल में इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। सीमा की सुरक्षा जो है तरीके से नहीं हो रही, आंतरिक सुरक्षा तरीके से नहीं हो रही, फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट तरीके से नहीं हो रहा, लाखों करोड़ों वैकेंसीज हैं लेकिन वो भर्तियां नहीं हो रही। ये प्रॉब्लम है और उसका जो है दंश इस देश की जनता झेल रही है और आप कहते हैं साहब कि देश सुरक्षित हाथों में है। ये जो है इस प्रकार का जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, हम तो अभी भी कह रहे हैं साहब कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, देश का विपक्ष सरकार के साथ है, सरकार कार्रवाई करे और इस प्रकार का कायराना हरकत जो आतंकवादियों ने किया है ये कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। जब पूरी हमला हुआ था 10 दिन के अंदर कार्रवाई हो गई थी, इसके अलावा पुलवामा हमला हुआ था 12वें दिन कार्रवाई हो गई थी, पहलगाम हमला हुआ है। मनीष पांडे जी, कितने दिनों में कार्रवाई? और जितने भी आरोप शिशिर कौंडिल्य जी ने लगाए हैं
कि वैकेंसीज नहीं है, वहां पर सैनिकों की कमी है और जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आतंकियों का कलेजा कब कांपेगा भारत की सीमाओं में दाखिल होने पर? संतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। उस बहन का जिसकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी और उसकी खुशियां छीन ली गई। मेरे पास शब्द नहीं है अपने दुख प्रकट करने के, लेकिन मैंने आज दिन भर टीवी पर जिस प्रकार से लोगों के स्टेटमेंट देखे, मैंने उनके अंदर एक भरोसा देखा, उन पीड़ितों के अंदर, उन परिवार जनों के अंदर एक हिम्मत देखी, अपनों को खोने के बाद भी एक विश्वास देखा। संतोष जी, उनको यह भरोसा है कि सरकार उसका बदला लेगी। मैंने कई लोगों का स्टेटमेंट, अगर आप स्टेटमेंट चलाते, आप लोगों ने दिन भर चलाया भी है उसको, देखिए दुर्भाग्य चल रहा है सर, साइड में ग्राफिक्स में भी इस देश का, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस देश का जो विपक्ष है ना, एक कहावत है कि आंख को अंधा, कान को बहरा और जीभ रहते हुए गूंगा। कुछ ऐसी स्थिति हो गई है इस देश की विपक्ष की, और यही कारण है कि ये रसातल में जा रहे हैं राजनीतिक रूप से। आज सत्ता को तरस रहे हैं। देश की जनता ने इनकी इतनी बुरी स्थिति हालत बना दी है, शर्म करने लायक भी नहीं रही है। फिर भी ये 99 सीट लेकर ये जो है सोचते हैं कि हम जीत गए हैं और बिहार में 4 सीट लाते हैं और पीठ थपथपाते हैं। मैं ये विषय कहना नहीं चाहता था आज, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता भाई को सुन रहा था। ये आर्टिकल 370 पर और कश्मीर के हालात पर और भर्तियों पर और सेना में कमी पर ये सवाल उठा रहे हैं। आर्टिकल 370 आज मैं सुबह में सुन रहा था, श्रीनगर के उस झील के किनारे जो ट्रेवल्स एजेंसी वाले लोग थे वो किस प्रकार से चिंतित थे। वो कह रहे थे कि हम तो बहुत रोजगार का हमको उम्मीद था कि इस वर्ष जो सैलानी आ रहे थे, जिस प्रकार से भीड़ जुटी थी, हमारा रोजगार पूरा समाप्त हो गया। क्या हो गया, हम रात भर सोए नहीं हैं। और वो सारे मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे। आज डल झील के बगल में कार रैली होती है, जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुआ, वहां सरकार गठित की गई। ये इस आंख के अंधे को नहीं दिखता बिहार देश के विपक्ष को। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जवाब देने से कतराए तो अपने बहनों को लगा दिए कि तुम जवाब दो। अरे शर्म कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, कम से कम वो जो जिनसे पूछा गया जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे पहले मेरा सवाल सुनिएगा कि किस जाति के हो। सितंबर 2016 में उरी बेस कैंप पर हमला होता है, 19 सैनिकों की हत्या होती है, 11 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक होती है, 50 दहशतगर्द ढेर कर दिए जाते हैं। जुलाई 2017 में 7 अमरनाथ तीर्थयात्रियों की हत्या होती है। सितंबर में हमले का मास्टरमाइंड अबू इस्माइल ढेर कर दिया जाता है। अक्टूबर 2017 में श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक जवान की हत्या होती है। 10 घंटे के अंदर तीनों हमलावर आतंकी ढेर कर दिए जाते हैं। फरवरी 2019 में पुलवामा में 40 जवानों की हत्या होती है। 12 दिन के अंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है और आतंकी ढेर कर दिए जाते हैं। अक्टूबर 2024 में गांदरबल में एक डॉक्टर और 6 मजदूरों की हत्या होती है। दिसंबर 2024 में हमले का मास्टरमाइंड जुनैद अहमद भट्ट ढेर कर दिया जाता है। 9 जून 2024 को रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला होता है और उसके बाद भी उस पर भी कार्रवाई होती है। जब जब हमले हुए हैं, कार्रवाई हुई है, कार्रवाई अब भी होगी, हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। लेकिन जब इस तरह के सवाल खड़े करने लगता है विपक्ष, जिस तरह के रॉबर्ट वाड्रा ने सवाल खड़ा किया है, तब मंशा विपक्ष की कटघरे में आती है। संतोष जी, सबसे पहले तो मैं संवेदना और दुख प्रकट करता हूं जो हमारे देश के जिन लोगों के परिवार पर आज बीत रही है, उनके साथ हम खड़े हैं। लेकिन दुख इस बात की होती जरूर है कि जब इस पर राजनीति होने लगती है। अब भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, इतने ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, तरस रहे थे। मैंने बताइए इतना घटिया, आप भी इतने सवाल खड़ा कर दिए, आपके पास में समय नहीं है उसका जवाब सुनने के लिए। लेकिन कोई यह स्ट्राइक पहली बार नहीं हुआ है। आप जितनी घटनाओं का नाम आप गिनाए, क्यों इन्हीं के समय में ऐसी घटनाएं घटी? पहले भी घटनाएं घटती थी। यहाँ तो पहले की घटनाओं का जिक्र करूं? संतोष जी, नो क्रॉस।
आप देखिए। अरे भाई साहब, मैंने कहा आपका अंधा इसलिए तो कहा नहीं, आप सवाल का इनको मेरे शब्द बुरे लगे हैं। मनीष पांडे जी, आपका टर्न आएगा, आप तब बोलिएगा। प्रवक्ता नहीं बनिए भाजपा के, आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं बनिए। जवाब सुनिए। यहाँ पर तो संतोष जी हुआ है कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया गया। अब क्या बात करते हैं? यहाँ तो हुआ कि जो सब भारत की सेना जो सो रावलपिंडी पहुंच गई, लाहौर तक पहुंच गई। कोई स्ट्राइक पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन कभी भी जब भी किसी देश से, चाहे वह पाकिस्तान के साथ हो, चीन के साथ हो, जब भी ऐसी स्थिति आई है पूरा देश एक साथ खड़ा रहा है। उस समय भी विपक्ष में नेता हुआ करते थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने सबूत मांगे थे उस समय। नहीं, सुन लीजिए सबूत। मैं आज कर रहा हूं, आपने नाम गिना दिया पुलवामा हमला का। आज तक पता चला क्या कि आरडीएक्स जो है कहां से आया? पता चला क्या? सत्यपाल मलिक जो तत्कालीन गवर्नर थे, उन्होंने जिन सवालों को उठाया कोई जवाब दिया क्या? क्या यह सवाल नहीं उठेगा कि जहां पर 2000 सैलानी मौजूद सत्यपाल मलिक ने इस्तीफा दिया क्या? नहीं, सुन लीजिए। सत्यपाल मलिक ने इस्तीफा दिया था क्या, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कि उनके राज्यपाल होते हुए इस तरह की घटनाक्रम हो गया था? संतोष जी, आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं बनिए, मेरा जवाब सुनने दीजिए। बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जो है सो 2000 सैलानी नहीं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ रहा हूं, लेकिन अब जब आप भी इसमें राजनीति करने लगे एंकर होकर, तो मुझे ये अफसोस के साथ, अगर कोई राजनेता सवाल पूछेगा तो उसकी मंशा पर सवाल खड़ा करना मेरा अधिकार है, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है। आप अपनी ड्यूटी भूल सकते हैं, मैं अपनी ड्यूटी नहीं भूलता सर। नहीं, आप बताइए, सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं एनडीए सरकार के काल में क्यों हुई? तो जवाब दीजिए। सबसे ज्यादा एक्शन किसके काल में हुए? नहीं, सुन लीजिए, पहले भी हुए हैं और जवाब दिया गया। मैंने तो आपको बताया कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया गया, भारतीय सेना। तो मैंने सवाल उसी पर पूछा ना, विपक्ष ने उस समय सबूत मांगे थे क्या इंदिरा गांधी जी से? नहीं, सुन लीजिए। तो उस समय सत्ता में जो थे वह राजनीति इस पर नहीं किए थे, विपक्ष को विश्वास में लिए थे। आप देख लीजिए उस समय का। लेकिन मैं उन बातों पर नहीं जानता। एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे गए थे कि नहीं? आप हमको जवाब, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे गए थे या नहीं? तो मेरा आरोप सही है। आप भाजपा के एंकर बने हुए हैं, जवाब आप देने दीजिए। पहले आप तो सवाल कर चुके हैं, जवाब सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो है सो जिस ढंग से, अब माननीय सांसद यह सवाल, बारला के सवाल पर तो आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा के सांसद ने जो कहा इस घटना के बाद कि संविधान में आर्टिकल 26 से लेकर 29 तक हटा देना चाहिए, क्या यह राजनीति नहीं है? जिस ढंग से इसे एक 2 धर्मों के बीच का मामला, इसको एक प्रयास हो रहा है कि यहाँ शायद इस ढंग से एक माहौल बने। तो सवाल है कि देखिए, देश की आजादी पर, देश की स्वतंत्रता पर जहां आतंकवाद है, जहां भी देश का मामला वहां देश खड़ा है। ठीक है, पूरा कश्मीर, एक साथ सुनिए, पूरा कश्मीर आज खड़ा है। सर, ये आरजेडी की रैली नहीं है, सारे लोग यहाँ सवाल का सीधा सा जवाब होता है, उसको घुमाने की इतनी जरूरत नहीं होती। घुमाने की जरूरत नहीं है, उसको घुमाने की इतनी जरूरत नहीं होती है, घुमाने की जरूरत उस पर आरोप। अब अगर अभी मैं एक सवाल पूछ लूंगा फिर आप कहने लगेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता बन रहे हैं आप। जब जवाब नहीं आता है तो आपके पास ऐसे तथ्य हैं, ऐसी लाइनें हैं अपने आत्मरक्षा में। डिबेट पर नहीं आऊंगा, नहीं ऐसे डिबेट करवाइएगा भाजपा के। अनुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे है, एक तरफ झारखंड में इरफान अंसारी कह रहे हैं कि किसी का धर्म पूछकर हत्या नहीं हुई है, ये गलत बात है। दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा है, वो ये कह रहे हैं कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसलिए आतंकी धर्म पूछकर हत्याएं कर रहे हैं। सर, माननी चाहिए, मैं नहीं लूंगा। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से उन परिवार को श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने आज, जिनके ऊपर इतनी बड़ी आपदा आ पड़ी है। यह बहुत ही दुखद घटना है, निंदनीय घटना है। मुझे लगता है कि आज सभी तमाम राजनीतिक दल को इन विकट परिस्थिति में सभी के साथ होने चाहिए। यह विषय राजनीति का नहीं है। बहुत दुखद है कि, और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम यह मानते हैं और यह सभी लोग जानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, चाहे वो किसी धर्म के लोग हो। आतंकवादी कोई किसी भी मजहब में धर्म यह नहीं सिखाता है कि आतंकवादी, लेकिन यह कहना कि धर्म के ऊपर राजनीति करे, और जिसने ये डिफेंड किया है कि नहीं, धर्म पूछ के नहीं मारा गया है, क्योंकि उन घटनाओं की जगह पे वो व्यक्ति नहीं थे जो आपने जिनका नाम जिक्र किया है। शायद वो होते तो शायद उनको पता होता कि किस तरह की घटना हुई है। और जब आरोप प्रत्यारोप का यह विषय नहीं है, निश्चित तौर पे हमें
केंद्र की जो सरकार है और उन पे हमको भरोसा करनी चाहिए। सभी दल को एकजुटता दिखानी चाहिए, पक्ष विपक्ष, क्योंकि यह हमारे देश पे हमला है। यह परिवार जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है वो हमारा परिवार है और उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने और सभी ने हमें आश्वासन दिया है और हम भी आश्वासित हैं कि केंद्र की सरकार इस तरह से बदला लेगी, क्योंकि यह बदले की आग हमारे सीने में धधक रहा है, क्योंकि इस तरह से हम अपने परिवार के लोगों को खो नहीं सकते, क्योंकि इस तरह की चीजें हृदय को बिल्कुल भी झंझोड़ देती है और इस विषय पर राजनीतिक कतई भी किसी भी दल को नहीं करनी चाहिए। सुशील कौंडिन्य जी, मेरा सवाल अब आपसे है, जब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उसमें 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विदेशी दौरा छोड़कर जाते हैं, उससे पहले अमित शाह खुद कश्मीर पहुंच जाते हैं, वहां पर हाई लेवल मीटिंग होती है, उसके बाद दिल्ली आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपस में बैठकर मीटिंग करते हैं, अजीत डोभाल उस मीटिंग में होते हैं, रक्षा मंत्री अलग मीटिंग करते हैं सेना के साथ, सेना के जो सीडीएस हैं उनके साथ, सेना के तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक करते हैं। लगातार एक्शन में तो सरकार नजर आ रही है, फिर मंशा में सवाल खोट कहां नजर आ रही है आपको शिशिर कौंडिन्य जी? नहीं, मैंने जो सवाल उठाया संतोष जी, वो मैकेनिज्म पे सवाल उठाया। मैंने कहा कि ऐसी घटना न हो और बार बार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, क्या सरकार के द्वारा इसे रोकने के लिए कोई इंटरनल जो इनिशिएटिव है वो लिया गया? शायद नहीं लिया गया। और यही वजह है कि आतंकी के मंसूबे जो है वो इतने बढ़े चढ़े हैं कि घुस करके और चुन चुन करके उन मासूमों की हत्या की जा रही है। और वहां भाई मैं तो कह रहा हूं कि सेलेक्टेड प्लेस है, जो विजिटिंग प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, और उस सेलेक्टेड प्लेस पे भी सिक्योरिटी का इतना घोर अभाव है। ये जिम्मेदारी किसकी है? और इस जवाबदेही को तो गृह मंत्री को लेना पड़ेगा ना, और गृह मंत्री को इस बात को समझना पड़ेगा कि उनके यहां जो उनके मैकेनिज्म में खोट है, इसे दुरुस्त कैसे करेंगे। बार बार ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, बार बार आप हाई लेवल मीटिंग करेंगे, बार बार ये रूटीन वर्क आप करेंगे, रूटीन वर्क से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, आपको इसके लिए इनिशिएटिव लेना होगा कि किस प्रकार से मैकेनिज्म को दुरुस्त किया जाए। मैंने तो फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट की बात की, मैंने वहां पे वैकेंसीज की बात की, मैंने और वो तमाम प्रकार के जो मैकेनिज्म में खोट है उन पे बात की और उन पे सवाल खड़ा किया कि आप जो है, आपके यहां मतलब हमारे देश में इस प्रकार की वारदात न हो, इसके लिए सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया है? अभी तक कुछ भी नहीं लिया और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, लोगों को, मासूमों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो सवाल यह है कि इस बात की जवाबदेही का निर्धारण तो जो है वो गृह मंत्री जी होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि सरकार में बैठे जो लोग इस प्रकार के मैकेनिज्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जवाबदेही का निर्धारण मनीष जी जवाब दीजिएगा और जिम्मेदारी किसकी बनती है? और सरकार कार्रवाई करे। हम लोग सभी सरकार के साथ हैं। उन आतंकियों के मंसूबे जो है उस पर पानी फिरना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करे सरकार। हम लोग सरकार के साथ हैं। ठीक है भाई, ऐसा है कि जिस जम्मू कश्मीर के अंदर राहुल गांधी का भाषण देना एक सपना सा था, उस जम्मू कश्मीर के राजनीतिक बात करने लगे। आप अपनी बात रख दिए, देखिए आप अपनी बात रखिए, शांत रहिए, आप अपनी बात कह लिए, अब आप शांत रहिए। राजनीति कर रहे हैं ये तरीका नहीं है, ये सलीका नहीं है। सलीका क्या? मैं क्या बोलूंगा? जुबान आप देंगे, आप जो है शब्द आप देंगे, किसी के शब्द आप तय करेंगे, मुझे क्या बोलना है? आपने अपनी बातें कह ली, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं क्या बोलूंगा? आप तय नहीं करेंगे। जवाब देने का काम मेरा है, मैं सवाल पूछूंगा, अपनी बात को रखिएगा जल्दी। बस संतोष जी, मैं जल्दी रख रहा हूं जी। जिस जम्मू कश्मीर के अंदर उसी मैकेनिज्म ने चुनाव कराया, बिना किसी खून खराबे के वहां सरकार बनवाई, तब तक मैकेनिज्म ठीक था, इनको कोई परेशानी नहीं हुई। ये अब जाते हैं बेधड़क जम्मू कश्मीर के अंदर, भला बुरा कहते हैं, मैकेनिज्म वही मैकेनिज्म काम करता है, तब मैकेनिज्म खराब नहीं है। लेकिन विदेशों में जाकर जब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाते हैं, जब यहाँ के संविधान पर, न्याय प्रक्रिया पर जब सवाल खड़े किए जाते हैं, तब मैकेनिज्म खराब नहीं होता।
जब सेना को सरकार से प्रेरित बताया जाता है, जब सेना के मनोबल को गिराने का काम किया जाता है और यह कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान के कारण, अरे भाई साहब आप क्या कहना चाह रहे हो? इस देश में 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, बहुसंख्यक हिंदू हैं। आप जो बात कह रहे हो, आज अगर वह हिंदू अगर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी? आप ये बात कहते हो? देश में जितनी भी घटनाएं घटी है, हिंदुओं की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई हो, कहीं किसी प्रकार के भड़काने की बात आई हो? करने की इजाजत नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं जा सकता कोई, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्पसंख्यक को वही बात कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? बयान दे रहे हो, आप बयान दे रहे हो, भड़काने वाला बयान दे रहे हो, आप जानबूझकर हिंदू मुसलमान कर रहे हो। अनुप्रिया जी, आपको वो ये सवाल हिंदू मुसलमान का ही नहीं, ये सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये आतंकी और गैर आतंकी का है, ये सवाल देश की सुरक्षा का है। अनुप्रिया जी, ये किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है कि संतोष भारत जी, संविधान से चलता है। हिंदू और मुसलमान पूछ के हत्या की जाएगी। मनीष जी अपने टर्न पर बोलिएगा। मुसलमान का बनेगा। मनीष जी रुक जाइए। मनीष जी अपने टर्न पर बोलिएगा। संतोष जी बोलने का नहीं, मनीष जी मैं एक बात समझिए। संतोष जी, एक बात स्पष्ट है, यह किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, देश संविधान से चलता है। इस देश में सभी को इक्वलिटी का दर्जा मिला हुआ है, चाहे आप किसी धर्म से आते हैं। लेकिन यह बहुत दुखद है कि हिंदू धर्म के एंगल से इसको दिखाने का, हिंदू मुस्लिम को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। शशि जी जिस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, शायद कांग्रेस के शासनकाल में ऐसी घटनाएं हुई जिसमें किसी तरह की कार्रवाई देश के द्वारा नहीं की गई और जिसमें हमने कई परिवार के लोगों, कई सैनिक के परिवार के लोगों को और कई मासूम लोगों को खोया था। लेकिन आज सरकार मुकम्मल रूप से जवाब दे रही है और इस समय में इस तरह की ओछी राजनीति करना, इस तरह का वक्तव्य देना कि हिंदू मुस्लिम की बात करना, मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि आप देश को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप देश में रहते हैं तब भी देश को कमजोर करते हैं, जब आपके नेता विदेश की धरती पे जाते हैं तब भी देश की शांति के ऊपर आप सवाल उठाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि एक राजनीतिक दल होने के नाते जब आपकी सरकार थी तब तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की, तब तो आप चुप्पी साधे थे, तब तो आपको देश की चिंता नहीं थी। अब आप विपक्ष में बैठ करके एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास ना करें। ठीक है, चितरंजन गगन जी, सरकार की कार्रवाई की मंशा पर कहीं आपको खोट नजर आ रही है? मेरा सीधा कहना है कि सरकार की मंशा, इस पर सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह पूरा देश का मामला है, पूरा देश एकताबद्ध है, एक एक नागरिक जो है इस आतंकवादी हरकत के खिलाफ में है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जो सवाल उठाए कि कल मधुबनी में आ रहे हैं, जवाब देंगे। मधुबनी में उन्हें जवाब दीजिए, भाषण से जवाब नहीं होगा। मधुबनी में जब आ रहे हैं पंचायत राज दिवस के अवसर पर, तो पंचायतों की जो स्थिति है, पंचायती संस्थाओं की जो स्थिति है बिहार में, उस पर उन्हें जवाब देना चाहिए कि आज क्यों उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं कि जो है सो DI रिपोर्ट जो है, DI रिपोर्ट में बिहार 18वें स्थान पर क्यों है, यह उनको बताना चाहिए। उनको यह बताना चाहिए कि जब से एनडीए की सरकार बनी बिहार में, पंचायतों के सारे अधिकार छीन लिए गए, सारे प्रशासनिक आर्थिक सारे अधिकार उनका छीन लिए गए। इस पर उनको बोलना चाहिए। जहां राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, पहली बार पंचायतों का चुनाव हुआ, 31 विभाग जो दिया गया है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, उसको उन्होंने पंचायती संस्थाओं को सुपुर्द किया था। मैं खुद उस समय जिला परिषद का मेंबर था। आज क्या स्थिति है? पहले जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी डीडीसी होता था। संविधान संशोधन में स्पष्ट है कि वह डीएम के रैंक का अफसर होगा, और आज जो है सो आप कनीय पदाधिकारी को वहां पर जो है सो आप। लेकिन चितरंजन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी मंच का इस्तेमाल करें इस तरह की बड़ी घटना के बाद, इस तरह के बड़े आतंकी हमले के बाद, तो देश उनसे उम्मीद करता है ना कि वो उस घटना पर राजनीतिक भाषण उनको नहीं देना चाहिए। अगर राजनीतिक भाषण देंगे तो इसका मतलब कि आतंकवादियों की जो मंशा है, जिस मंशा से उसने यह धर्म पूछ कर मारा है, उसकी मंशा कामयाब होगी। वह चाहता है कि देश में धर्म के बीच में नफरत पैदा हो और धर्म के आधार पर देश अंदर जो है सो एक आंतरिक द्वंद्व पैदा हो और देश कमजोर हो। अगर आप उस पर जाते हैं, उसके लाइन पर आप जाते हैं, इसका मतलब कि आप आतंकवादियों के मनोबल को उसको जोड़ने के लिए हमारे पास संविधान है। अभी इस डिबेट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अंदर से मुझे कमांड देते हैं हुसैन भाई, मैं यहां पर एंकर हूं। यह देश ऐसे ही चलता है भाईचारे से, ठीक है? बीजेपी को लगता है, अपनी बात को रखिएगा।
नहीं भाईचारे से चलता है, लेकिन आप जब एक पक्षीय जब लगे बताने तो मैंने कहा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यही लोग हैं, यही ग्रुप है जिसने कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था और कहते हैं कि प्रधानमंत्री राजनीतिक बातें नहीं करेंगे। आप जब राजनीति प्रधानमंत्री राजनीतिक बातें नहीं करेंगे। आप सिखाइएगा कि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। सत्ता में आप तय कीजिएगा। नहीं मैंने कहा हिंदुस्तान, मैंने कहा बढ़िया से खुद के विरोध तक कल की घटना का नहीं किया है। लंबी लंबी बातें लिखने वाले लोग आज की तारीख में इस घटना पर अच्छी तरीके से विरोध नहीं कर पाए क्योंकि उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। राजनीति नहीं, वोट बैंक खराब हो जाएगा। राजनीति नहीं कीजिए। आप ठीक से विरोध नहीं कर पा रहे हैं, देश को तोड़ने वाली ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पहले रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर क्या स्पष्टीकरण है? ठीक है अनुप्रिया जी, जवाब दीजिएगा। जब रॉबर्ट वाड्रा सवाल उठाते हैं तो राजनीति का हिस्सा नहीं होता, लेकिन अगर उस पर सवाल कर दिया जाए और जवाब मांग लिया जाए तो उस पर राजनीति होने लगती है। अनुप्रिया जी देखिए, विपक्ष आज के दिनों में सत्ता में सबसे चितरंजन जी 2 मिनट रुक जाइएगा। होती है विपक्ष जो आज आपको आप गुस्सा हो जाएंगे। विपक्ष जो आज विपक्ष की भूमिका में है कभी सत्ता में भी थी और आतंकियों का नंगा नाच हमने देखा है। कई ऐसी दुखद घटनाएं देश में घटी हैं जब बतौर सरकार कांग्रेस चुप्पी साधे रही थी और उस समय में चुप्पी साध करके अपनी राजनीतिक बनाएगा और देश ने इन्हीं नाकामियों के कारण इनकी सरकार को उखाड़ फेंका था। और देश आज चाहता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस पे कड़ी कार्रवाई करें, मुकम्मल जवाब दें, क्योंकि इस तरह की घटना कहीं से भी हमारे समाज में एक्सेप्ट नहीं है। जहां एक तरफ से हम अपने देश को विश्व स्तर पर आगे बढ़ाने का प्रयास करें इस तरह की आतंकी घटनाओं से, क्योंकि हमारे कितना बीच में बोलेगा कहा थे चितरंजन गगन जी, जिस समय में आप कांग्रेस के साथी दल थे और आप राज्य में सरकार चला रहे थे, तब तो आपके मुंह से चू आवाज नहीं निकलती थी। जिस तरह से आतंक आप बिहार में मचा के रखे थे उसी तरह आतंक ठीक है, समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। और शिशिर कौंडिन्य जी, आपसे माफी मांगता हूं, आखिरी कमेंट आपका नहीं ले पाया, लेकिन समय की कमी की वजह से डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। सवाल लगातार उठ रहे हैं जिस तरह से कश्मीर में घटना घटी है और उसके बाद जिस तरह का सरकार एक्शन में नजर आ रही है और बयानबाजी हो रही है, खासकर बयानबाजी पर लोगों का गुस्सा ज्यादा फूटा हुआ है। उसी पर आज हमने बहस की, सवाल पूछे। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 60